देखो ये हम यही देख रहे थे कि हम कैसे एक HTML के, मेरा पूरा कोड HTML का है, लेकिन उसको उसमें हमको कुछ सिर्फ डायनेमिक पार्ट को ऐड करना है। लास्ट क्लास जब हम देखे थे पिछले बार मैंने ये देखा था कि मेरा सारा पीएचपी का कोड था, लेकिन उस सारे पीएचपी के कोड के अंदर मैं HTML का कोड इम्बेड कर रहा था, इको के अंदर इम्बेड कर रहा था। बट आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि मेरा सारा HTML का कोड है, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ कुछ पार्ट होंगे जो पीएचपी की होगी, यानी HTML के अंदर पीएचपी इम्बेड होगा। तो उसके लिए ये था कि हम जैसे नॉर्मली सारा डायनेमिक जो हम आज तक नॉर्मली कोड लिखते थे स्टैटिक वेबसाइट का HTML वाला कोड, वो मैंने लिखा। लेकिन मुझे जहां पीएचपी का कोड लगाना है उसको मैंने क्या किया, सिर्फ ऐसे ये लगा दे। हमको पता है कि पीएचपी का कोड हमेशा ऐसे इस दोनों टैग्स के बीच रहता है, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड क्वेश्चन मार्क ग्रेटर है। अगर इसके बिना हम लिखेंगे तो मेरा पीएचपी का कोड काम नहीं करेगा। यही दोनों टैग है जो हमारा बताता है सर्वर को कि हाँ ये पीएचपी का कोड है आपको। तो ये सेव किए। और हाँ बोलो। तो इसका एक्सटेंशन जब ये HTML के अंदर है तो PHP एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि इसमें पीएचपी का फाइल है, तो पीएचपी के, चलो देखते हैं वो भी पीएचपी क्यों। चलो देखते हैं क्या एचटीएमएल हम इसकी एक्सटेंशन अगर हम एचटीएमएल रखते हैं तो क्या ये काम करता है। फाइल डॉट एचटीएमएल अगर हम इसका एक्सटेंशन रखते हैं तो काम करता है। टेस्ट के अंदर मेरा ये था फाइल डॉट पीएचपी, इसका नाम हम इसके रीनेम कर रहे हैं इसको, और फाइल डॉट एचटीएमएल रख रहे हैं। यस किए, और ब्राउजर में हम जा करके फाइल डॉट पीएचपी को चेंज करके फाइल डॉट एचटीएमएल कर रहे हैं। देखो मेरा काम नहीं किया, मेरा पीएचपी वाला पार्ट नहीं काम किया, देख पाए। डायनेमिक वेबसाइट एचटीएमएल जो लिखा हुआ था वो तो काम कर गया, लेकिन मेरा पीएचपी वाला पार्ट नहीं काम किया। इस कारण भले हम सारा का सारा कोड हम एचटीएमएल का ही है, उसमें सिर्फ मेरा एक छोटा सा पार्ट, जैसे अगर इस कोड को हम देखें, इस कोड की अगर हम बात करें, एक मिनट, अब उस फाइल को मुझे ब्राउजर में बनाने के लिए HTML की जरूरत है। हम चाहे कोई भी पाइथन यूज कर ले, जैंगो में जैसे यूज होता है, चाहे हम पाइथन यूज कर ले, चाहे हम जावा यूज कर ले, चाहे जावा स्क्रिप्ट यूज कर ले, हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर ले, लेकिन हमको ब्राउजर में अपने वेब पेज का फाइनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको HTML की ही जरूरत पड़ती है। इवन रिएक्ट जैसा जो फ्रेमवर्क है, जो कहने के लिए जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, लेकिन रिएक्ट भी अपना स्टाइल स्ट्रक्चर बनाने के लिए JSX का यूज करता है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, जो एक टाइप से HTML और XML का मिक्सचर है। तो रिएक्ट कहने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा है, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML का ही यूज कर रहा है। तो चाहे कोई भी लैंग्वेज आ जाए, काम मेरा HTML ही करेगा। हाँ ये अलग चीज है कि वहां पे हमारा क्या होगा, तरीका चेंज हो जाएगा। हम ज्यादा इनहेंस्ड कोड लिख पाएंगे, कम लाइन के कोड्स में हम ज्यादा काम कर पाएंगे। जैसे जनरली अभी हमारा क्या होगा, मुझे मान लो यहीं पे अब क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे 100 मान लो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना रहता, मुझे यहाँ 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना रहता, तो मैं 100 रो बनाता। 100 रो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता। हर रो बनाने के लिए एक एक लाइन की कोड मैंने लिखी। लेकिन अगर हम वहीं पे पीएचपी का यूज करें, हम पीएचपी का यूज करें तो हम क्या करेंगे, वो 100 लाइन का टेबल, 100 रो का टेबल हम 10 लाइन के कोड से बना सकते हैं। तो मेरा काम क्या हुआ, काम वैसे वही हो रहा है, अभी भी 100 लाइन का टेबल दिख रहा है जो स्टैटिक से ही दिख रहा था, लेकिन हमारा क्या हो गया, कोड का नंबर रिड्यूस हो गया, मेरी फाइल की साइज रिड्यूस हो गई। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि कल के टाइम में उस कोड को तुमको डिबग करना इजी हो जाएगा। कल मान लो कुछ एरर आता है, कुछ तुम मॉडिफाई करना चाहते हो फाइल में, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास कम लाइंस ऑफ कोड है। अब तुमको दे दिया जाए 400 लाइन का कोड है, उसमें बोला जाए एरर ढूंढिए या उसमें ये चीज अपडेट करिए, तुमको अब ढूंढना पड़ेगा कि ये अपडेट कहाँ पे किया जाए, क्योंकि 400 लाइन का। और वहीं पे अगर तुमको 10 लाइन का कोड दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि ये लाइन का कोड आपको अपडेट कर दो, तुम इजीली कर सकते हो। तो हमारा स्टैटिक वेबसाइट जो हम डायनेमिक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, जो काम
हम एक डायनेमिक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, वो काम हम स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायनेमिक वेबसाइट कुछ नया कर रहा है। जो काम हम स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं वही काम डायनेमिक भी कर रहा है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट उस काम को कम लाइन ऑफ कोड्स में कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है। मेरा कम टाइम लग रहा है उस काम को करने के लिए। मेरा इन कंपेरिजन टू स्टैटिक वेबसाइट बनाने में जो लगता वो हमको कम टाइम लग रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सोच लो फेसबुक, फेसबुक का एग्जांपल ले लो। अब फेसबुक पे इतना पोस्ट बनता है, तुम स्क्रॉल डाउन करते जाओ, फेसबुक का कभी पोस्ट खत्म होता है? फेसबुक की पोस्ट कभी खत्म होती है? अगर तुम्हारा नेट चलता रहे तो क्या कभी फेसबुक का पोस्ट खत्म होगा? तुम स्क्रॉल डाउन करते जाओ, नया पोस्ट पे नया पोस्ट आते जाएगा। होता है ना ऐसा ही? हेलो? 10,000 पोस्ट के लिए क्या डेवलपर बैठ के कोड लिख रहा है? नहीं। वो क्या किया है, एक पोस्ट का कोड, एक पोस्ट का स्ट्रक्चर बना करके रख दिया, और अब उस पोस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर डेटाबेस से क्या, और ये पोस्ट आती जा रही है। डेटाबेस, हाँ, डेटाबेस उसका अपडेट कौन कर रहा है? डेटाबेस अपडेट डिफरेंट डिफरेंट यूजर कर रहे हैं। हर यूजर के पास एक्सेस है कि आप अपने अथी में फेसबुक अकाउंट पे लॉग इन करो और एक नया पोस्ट ऐड करो, और उसका तुम जो नया पोस्ट ऐड करोगे वो नया पोस्ट क्या होगा, फेसबुक के डेटाबेस में जाकर के स्टोर होगा, और वही पोस्ट किसी दूसरे यूजर को दिखेगा, किसी दूसरे यूजर को वही पोस्ट दिखेगा। तो तुम जो पोस्ट ऐड कर रहे हो वही दूसरे यूजर को दिख रहा है। तो वहां पे वो क्या हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर फेसबुक ने सेट करके रख दिया, उसने एक डायनेमिक कोड लिख करके रख दिया है। और मैं बता दूं, फेसबुक भी पीएचपी का ही यूज करता है। तुम जाकर के कभी चेक करना कि फेसबुक का बैकएंड किस लैंग्वेज में बना हुआ है। फेसबुक आज भी 85% फेसबुक की बैकएंड पीएचपी में ही है। 15% ही बैकएंड उसका है कि किसी दूसरे लैंग्वेज में है या किसी दूसरे चीज का है, लेकिन उसका फेसबुक का प्लेटफॉर्म जो है उसका 85% कोड आज भी पीएचपी में ही है। और यही इस कारण भी पीएचपी इन डिमांड है आज के टाइम, इतने दिन हो गए फिर भी। तो यही चीज है कि यहाँ पे तुम जीता जाता उदाहरण है तुम्हारे पास कि फेसबुक इतना पॉपुलर है, इतने इतने सारे उसके यूजर्स है। अब सबके सबके लिए पोस्ट बनाने के लिए, उतने उतने पोस्ट के लिए क्या फेसबुक बैठ करके कोड लिखता रहे? नहीं। उसने एक बार कोड लिख करके डाल दिया, उसने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करके डाल दिया है, वो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, बैकएंड से डेटा आते जा रहा है, फिल होते जा रहा है। तुम स्क्रॉल डाउन करते जाओ, नया का नया तुम्हारा ये नया का नया स्ट्रक्चर क्रिएट होते जाएगा, एंड उस स्ट्रक्चर में डेटाबेस से डेटा आते जाएगी। तो ये चीज है तुम्हारा। तो यही चीज हम यहाँ पे कह रहे थे कि हम यहाँ कहने के लिए सारा HTML का कोड है, लेकिन यहाँ पे PHP की कोड एम्बेड कर रहे हैं। अब यहीं पे तुम वो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड लिख दो, जो मैंने बताया कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड लिख करके एरे का कोड ला करके यहाँ पे तुम इसको प्लेस कर दो। तो ये तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, एक HTML के अंदर में PHP को एम्बेड करते हैं। समझे मुस्कान? यस सर। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो फाइल डॉट HTML एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली फाइल डॉट PHP। देखो हम यहाँ पे कितने भी कोड, अब यहीं पे तुम अगर चाहोगे वो वाला भी करने का, तुम अगर यहाँ पे एक इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पे हम जैसे मान लो इंक्लूड कर देते हैं, देख लो इस वाले फाइल में हम दोनों चीज कर रहे हैं। एक HTML के अंदर PHP एम्बेड हो रहा है और एक PHP के अंदर HTML एम्बेड हो रहा है, दोनों काम हो रहा है इसमें। मैंने बोला मुझे 10 लाख लाइन का रो का टेबल मुझे स्टैटिक वेबसाइट से जनरेट करना पड़ता, सोच लो कितने दिन में तुम जनरेट करते। एक 10 लाख लाइंस का 10 लाख रो का टेबल जनरेट करते कितने दिन में तुम कोड लिखते स्टैटिक से? स्टैटिक वेबसाइट लगाते रहो लिख करके, 4 दिन लिखो, 10 दिन लिखो, एक सप्ताह लिखो, लिखते रहो कोड बैठ करके। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मुझे सिर्फ ये 10 लाइन का कोड लिखना है, और हम उसके बाद जो काम करेंगे डेटाबेस मैनेज करने पे। और डेटाबेस मैनेज करना तो कुछ है नहीं, हम 10 आदमी भी बैठ करके अगर पर डे अगर 100 डेटा भी इंसर्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इन कंपेरिजन टू हमको सारा स्टैटिक कोड लिखना हमारे लिए इजी है कि हम डेटाबेस में रो इंसर्ट करते जाए। और वो भी उससे भी आसान क्या होगा, तुम एक CSV फाइल बना लो और CSV फाइल में तुम अति इंसर्ट कर लो, CSV फाइल एक्सेस के थ्रू बना लो,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू CSV फाइल बना लो, या उससे भी इजी है तुम गूगल फॉर्म फिल करवा लो सभी से। तुम अपने कॉलेज के सारे, मान लो कॉलेज में तुम्हारे 1000 स्टूडेंट है, सबसे गूगल फॉर्म फिल करवा लो। उनका गूगल फॉर्म का जो एक्सेल सीट निकलता है उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर लो और ये कोड लिख करके जनरेट कर लो उसका, उनका सारे रिकॉर्ड्स 1 मिनट में। और नहीं तो 1000 स्टूडेंट का तुम डेटा का कोड लिखते रहो बैठ करके। तो ये है, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ की इन कंपेरिजन टू स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट का क्या है, कितना हमारा बेनिफिट है। समझ पा रहे हो सभी कोई? हेलो, सर टेबल में आईडी क्लास भी दे सकते हैं ना? सब कुछ दे सकते हो जो तुम वहां पे है ना। मैं यही बोला हूं कि इको के अंदर में तुम कुछ भी कर सकते हो। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर तुम स्टैटिक का जो काम कर रहे थे सब काम कर सकते हो। हाँ, सिर्फ याद रखना कि इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मत आना, नहीं तो इसके बाहर आओगे। अगर इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर तुमने कुछ PHP HTML का कोड लिखा तो फिर बोलेगा कि ये तो PHP का कोड है नहीं, एरर मार देगा वहां पे। यहाँ पे एरर मार, जैसे मान लो इसके बाहर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन लिखते हैं, देखो क्या करेगा। यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख दिया, डिव। ये तो अब हमारा एथी का कोड है, देखो सेव किए तो क्या करेगा, देखो एरर, क्या एरर ये जनरेट करेगा, देखना एरर दे दिया, पार्स एरर दिया, सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये तो वो सिंटैक्स एरर का एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन लेस देन। मैंने क्या किया, इको के बाहर HTML का कोड लिखने की कोशिश की। इको के अंदर मैंने TRTD लिखा था, कहीं एरर नहीं मारा। इको के अंदर मैंने टेबल का टैग लिखाया, कहीं एरर नहीं मारा। लेकिन मैंने इको के बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सीधे मैंने डिवीजन लिखा, एरर मार दिया। और यही इसी को मैं फिर क्या करूं, डिवीजन एक डबल मिनट इन्वर्ट, सर, क्या हुआ? एक मिनट। देखो सिंपल सी है, क्या तुम सर बता रहे हैं